हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर 5th करने जा रहे हैं और ये लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से फाइबर क्रॉप होते हैं, अदर क्रॉप्स में शुगर केन, कॉफ़ी, टी के बारे में पढ़ना है, कॉटन जूट के बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद सीरियल क्रॉप्स में राइस और व्हीट के बारे में पढ़ना है। पल्सेस में ग्राम, ऑयल सीड, तोर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड अदर ऑयल सीड्स पढ़ना है। बाजरा, मेज और जवार कोर्स ग्रेन है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लैंड यूज चेंजेज इन ए रीजन। तो हम क्या क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम कोई भी एरिया का लैंड को हम यूज़ करते हैं या चेंजेज आता है। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ चेंजेज इन एन इकोनॉमी विच अफेक्ट द लैंड यूज। 3 टाइप्स ऑफ चेंजेज इन एन इकोनॉमी विच अफेक्ट द लैंड यूज आर। एक तो साइज ऑफ इकोनॉमी। अब पता है कि अगर मान लो इकोनॉमी बड़ा होता है हमारा, अगर इकोनॉमी का साइज बड़ा होता है तो इट ब्रिंग चेंजेज इन द लैंड यूज पैटर्न में। विथ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड प्रेशर ऑन द लैंड इंक्रीजेज एंड मार्जिनल लैंड आर ब्रॉट अंडर यूज। देखो क्या होता है, जब लोगों के पास जब कोई भी कंट्री का इकोनॉमी डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद हम देखते हैं कि अगर डेवलप हो रहा है तो उस समय लोगों का इनकम बढ़ता है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं चीज़ों का, और ज़्यादा डिमांड करने की वजह से हम पहले जो लैंड यूज़ कर रहे होते हैं उससे उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाते, तो हम नया लैंड को यूज़ में लाना पड़ता है। ठीक है, सो ये है एक पहला पॉइंट। सो फॉर एग्जांपल, विद द इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी द एग्रीकल्चर लैंड अंडर आर पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चर। जैसे मान लो कि हम जब भी कोई कंट्री में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो फैक्ट्री जो लगाए जाते हैं, और उस समय हम फैक्ट्री जो लगाते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग इट फॉर द पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर, एंड इन दिस वे लैंड यूज पैटर्न जो होता है चेंज होने लगता है। ठीक है, सो दूसरा जो पॉइंट है लैंड यूज पैटर्न चेंज करने का, द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी। जब कॉम्पोजिशन हम पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होता है, विद द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर लैंड यूज चेंजेस फ्रॉम एग्रीकल्चर यूजेस टू नॉन एग्रीकल्चर। जैसे कि मान लो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जब सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शियरी मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इससे हमारा लैंड यूज पैटर्न जो होता है चेंज होने लगता, लैंड यूज जो चेंज होना शुरू हो जाता है एंड वी स्टार्ट यूजिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, इन दिल्ली सिटी द एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग यूज फॉर बिल्डिंग पर्पज़ के लिए फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं या बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह से एग्रीकल्चर लैंड जो है पहले के मुकाबले कम हो रहे हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो द प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंटिन्यू टू बी हाई बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर एंड इट फीड्स द लार्ज पॉपुलेशन। सो जब प्रेशर ऑन लैंड ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि देखो, द प्रेशर ऑन द लैंड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू टू बी हाई। आज भी बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, लाइवलीहुड के लिए, और क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वॉट एवर दैट इज प्रोड्यूस थ्रू एग्रीकल्चर इज यूज टू फीड द लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया। सो ठीक है, ये 3 पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है कि नेम द 3 लैंड यूज कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन देयर रिपोर्टिंग एरिया सिंस 1960-61। ऑल्सो गिव द रीजन फॉर देयर इंक्रीज। तो क्यों कुछ लैंड यूज कैटेगरी जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। सो लैंड यूज कैटेगरी दैट हैव रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज इन देयर रिपोर्टिंग एरिया, तो क्यों है ऐसा? द 3 लैंड यूज कैटेगरीज हैव रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज, दे आर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो वो एरिया जो कि पहले एग्रीकल्चर मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूज में, वो एरिया पहले के मुकाबले बढ़ गया है। द रेट ऑफ इंक्रीज इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। तो नॉन एग्रीकल्चर यूज में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज जो है बहुत ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड सर्विसेज। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज़्यादातर लैंड जो है डिमांड कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए,
एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए लैंड जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, अब गांव वगैरह में ही पॉपुलेशन बढ़ने कोई सेटलमेंट बढ़ रहा है, और शहरों में भी ज़्यादा लैंड जो है दैट आर ब्रॉट अंडर कंस्ट्रक्शन। सो दिस ऑल्सो हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द लैंड यूज अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए, ठीक है। दस द वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड आर पुट अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, तो जो भी खराब ज़मीन है या जो एग्रीकल्चर ज़मीन है उसको हम खेती बाड़ी के लिए यूज़ करें। एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो दूसरा पॉइंट है फॉरेस्ट में क्या चेंज आया है। द इंक्रीज इन द एरिया अंडर फॉरेस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमार्केटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट दैट इज रिजर्व, क्लास एंड अनक्लास। आज जो ज़्यादातर एरिया पहले के मुकाबले फॉरेस्ट के अंडर आ गया है, तो इसका कुछ कारण है कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और उन्होंने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट जो कि सिर्फ दैट कैन नॉट बी यूज बाई फॉर नॉर्मल पर्पज़ के लिए, क्लास और अनक्लास फॉरेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉरेस्ट एरिया हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। सो एरिया अंडर करंट फैलो, करंट फैलो क्या होता है? द एरिया अंडर करंट फैलो फ्लक्चुएट ओवर ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल, ठीक है। सो ये फ्लक्चुएट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, ज़्यादा रेन होता है तो फिर मोर एंड मोर एरिया जो है दैट इज यूज अंडर कल्टीवेशन, और इस तरह से जो फेलो लैंड के ऊपर प्रेशर है वो ज़्यादा होने की वजह से फेलो लैंड को हम रहने के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम 4 लैंड यूज कैटेगरी दैट हैव रजिस्टर्ड ए डिक्रीज इन द रिपोर्टिंग ईयर फ्रॉम 1960-61, ऑल्सो गिव रीजन फॉर देयर डिक्लाइन। तो कौन सा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे देखो सो एरिया अंडर बैरन वेस्टलैंड कल्चरेबल वेस्टलैंड, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन लैंड फॉर बोथ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर। हम देखते हैं कि ये बैरन लैंड को भी हम यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट लैंड को भी, कल्चरेबल लैंड को भी यूज़ कर रहे हैं। नेट सोन एरिया हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट कि उनका जो एरिया है वो कम होने लगा है, ठीक है। सो क्यों ऐसा होने लगा है? इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है। सब बार बार हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं कि रोड वगैरह बनाने की, इंडस्ट्री ये सब बनाने की वजह से एरिया अंडर एग्रीकल्चर यूज जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन ऑन पैस्चर लैंड, भी पैस्चर लैंड पहले के मुकाबले कम होना शुरू हो गया, ठीक है। व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज? कॉमन प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? देखो, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज डिफाइंड एज कम्युनिटी रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो सबका है। रिसोर्सेज वेयर एवरी मेंबर हैज़ इक्वल राइट, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे हर सोसाइटी के मेंबर जो है उन पे इक्वल राइट है, ये नहीं किसी का है। एक्सेस इक्वल राइट, सो एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ इक्वल राइट विथ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन विदाउट एनीबडी हैविंग प्रॉपर्टी राइट ओवर देम, और हर आदमी का जिम्मेदारी भी है कि उससे बचा कर रखना है, उससे सही सलामत रखना है, और कोई ये नहीं क्लेम करेगा कि मेरा है। एग्जांपल, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कम्युनिटी फॉरेस्ट हो गया, जो सबका है, सब यूज कर सकते हैं, बट उसको ख़राब नहीं करना है। पैस्चर लैंड हो गया, जहाँ पे हर आदमी हर गांव के लोग जाकर अपना गाय बकरी चरा सकते हैं। विलेज वाटर बॉडी एंड जैसे कि तालाब हो गया, ये सब चीज़ें गाँव में, इवन दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, क्योंकि कोई क्लेम नहीं कर सकता ये मेरा है, और उसको यूज़ कर सकता है अगर उससे ज़रूरत है तो। अदर पार्क वगैरह स्पेसेस हो गया, सच है चौपाल, ये भी एक तरह से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है। फिफ्थ है मेंशन द एडवांटेज ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन रूरल एरिया। गांव वगैरह में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज क्या फ़ायदा है। कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एक तो है प्रोवाइडिंग फोडर फॉर द गाय बकरी के लिए के चरने के लिए वो जगह अच्छा होता है, उनके लिए फोडर जो लाइव स्टॉक होता है कि आपका भेड़ बकरी जो कि लोग रखते हैं आमतौर पे, और वो लोग उसे लेके जाते हैं उन एरिया में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में, और देयर बाई ट्राई टू फीड देम, ठीक है। सेकेंड है कि प्रोवाइडिंग अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिसिन प्लांट एक्सेट्रा, और भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं फॉरेस्ट से, और इसकी वजह से और इस तरह से ये भी एक इम्पोर्टेंस है उसका कि हमें मेडिसिन प्लांट मिलता है,
फ्रूट नट्स वगैरह मिलता है, प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम। और ये होने की वजह से एडिशनल इनकम जनरेट होता है, लोग बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। और द मेन सोर्स, और बहुत सारे लोगों का फॉरेस्ट जो है वो मेन सोर्स ऑफ आयरन है। सो प्रोवाइड इजी एक्सेस फॉर वुमेन टू कलेक्ट द फॉडर एंड फ्यूल। तो एक तरह से ये हेल्प करता है हमें, जो गांव में औरतें होती हैं उनके लिए कम्युनिटी रिसोर्स प्रॉपर्टी जैसे जंगल वगैरह हो गया, वहाँ पे वो लोग आसानी से जाकर लकड़ी वगैरह कलेक्ट कर सकती हैं, और ये एक फ़ायदा है। ठीक है। सो 6 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो किस तरह से लैंड रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है लोगों के जीने खाने के लिए जो कि एग्रीकल्चर पर निर्भर होते हैं। सो लैंड रिसोर्सेज इज मोर इंपॉर्टेंट टू द पीपल हुज लाइवलीहुड डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो क्या क्या है देखते हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट प्योरली डिपेंड अपॉन लैंड रिसोर्सेज। कितना खेती बाड़ी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। दस लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी रूरल एरिया। तो अगर किसी भी ऐसे कम्युनिटी जिसको लैंड का एक्सेस नहीं है या जिसके पास लैंड नहीं है, ऐसे लोग ज़्यादा चांसेस होता है गरीब होने का। क्वालिटी ऑफ लैंड हैज़ ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। अगर अच्छा क्वालिटी ऑफ लैंड है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम है तो कम होगा। विच आर नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटीज़। लेकिन बाकी सारी चीज़ के लिए ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऐसा नहीं है। इन द रूरल एरियाज लैंड ओनरशिप हैज़ अ सोशल वैल्यू। आमतौर पे गांव वगैरह में हम देखते हैं जिसको ज़्यादा ज़मीन है उसका सोसाइटी में मान सम्मान इज्जत ज़्यादा है। सर्व एज ए सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिट। अगर ज़्यादा ज़मीन है तो उनके लिए एक तरह से सिक्योरिटी है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ता है तो दे कैन सेल पार्ट ऑफ देयर लैंड एंड देयर बाई अरेंज मैरिज ऑफ देयर डॉटर और सन, इस तरह के लिए। नेचुरल कैलामिटीज में भी हम देखते हैं कि लैंड जो है एक तरह से हेल्प करता है। और लाइफ कंटिजेंसीज, जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो भी दैट ऑल्सो दे गेट फ्रॉम लैंड एंड ऑल्सो ऐड टू द सोशल स्टेटस। तो हम देखते हैं कि सोशल स्टेटस बढ़ जाता है लैंड अगर ज़्यादा है तो। नेम 2 टाइप्स ऑफ लैंड्स सेविंग टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ देम इज मोर इम्पॉर्टेंट। गिव 2 मेन रीजन फॉर इट्स इंपॉर्टेंस। तो कौन से 2 लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी है और उसमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है, उसका 2 कारण देना हमें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड सेविंग टेक्नोलॉजी। रेजिंग द यील्ड ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड बाई मॉडर्न इनपुट। एक तो होता है कि जैसे मान लो आपके पास इतना प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, और इस लैंड में अगर ज़्यादा उगाना है तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न इनपुट लाइक HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम ज़्यादा उगाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या तरीका है, इंक्रीज द यील्ड ऑफ ऑल द क्रॉप। अब इसमें एक पर्टिकुलर जैसे कि राइस, व्हीट, तो ये पर्टिकुलर क्रॉप हो गया जो कि जिसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं। और इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ ऑल द क्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड बाय इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन ए ईयर, ज़्यादा बार क्रॉप लगाना। इंक्रीजिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बाकियों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा, देखो अगर हम मान लो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, और इससे क्या होता है लैंड इन लॉन्ग रन ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि हम एक ही लैंड में हमने एक क्रॉप लगाया, आफ्टर 4 मंथ इसको हम हार्वेस्ट कर दिए, ठीक है, हार्वेस्ट कर दिए, उसके बाद कटाई के बाद फिर से हमने दूसरा क्रॉप लगा दिया, फिर उसको 4 महीने के बाद फिर और हमने उसको कटाई किया, देन अगेन। सो इन दिस वे वी कैन ग्रो 3 क्रॉप इन ए ईयर एंड देयर बाई यील्ड मोर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। क्रॉप इंटेंसिटी हैज़ मेनी एडवांटेज। क्यों है? इट इज़ नॉट ओनली हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड बट ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर द लेबर। देखो इससे क्या होता है, लेबर का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि 3 बार ग्रो करोगे तो मान लो कि आप एक बार खेती 4 महीने के लिए आप खेती कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लेबर की जरूरत पड़ेगी, और फिर से अगर खेती कर रहे हो तो अगेन यू नीड मोर लेबर। सो इन दिस वे इट नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है बल्कि प्रोडक्शन तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लेबर का डिमांड हो, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है रूरल एरिया में। सेकेंड, लैंड इज इन इंडिया इज स्केयर्स बट लेबर इज अबंडेंट। देखो इंडिया में लैंड की कमी है, लिमिटेड लैंड है, हम जितना है उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन लेबर जो है बहुत ज़्यादा है।
Therefore, this technique reduces unemployment in the rural economy and fully utilize the land resource. और इस तरह से क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करता है अगर हम इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग करते हैं, और इफ वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ईयर देन व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी. तो अब क्वेश्चन आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता क्या है. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ क्रॉप रेज्ड ऑन ए फील्ड ड्यूरिंग एन एग्रीकल्चर. एक साल में हम कितना क्रॉप ग्रो करते हैं, ये मैंने ऊपर बताया था. सो समझ में आया, ठीक है. उसके बाद इसमें इट इज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाई ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100 नेट सोन एरिया इंटू 100 इक्वल टू नेट सोन एरिया, ठीक है. तो ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट हम देखते हैं आगे. एक्सप्लेन द 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन इन नॉर्दर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया. नेम 2 क्रॉप गिवन ग्रोन इन ईच सीजन. तो हम 3 तरह के कौन से क्रॉपिंग सीजन है नॉर्थ इंडिया में, हम उसको देखते हैं. पहले तो खारिफ है, खारिफ, राबी और जायद 3 है, ठीक है. सो खारिफ, राबी और जायद. अब राबी के बारे में आपने सुन रखा कि जब विंटर में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो पंजाब हरियाणा में बारिश आता है उसमें वहाँ पे राबी क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है. यानी कि हम इससे ये पता चलता है कि राबी क्रॉप जो होता है वो विंटर में लगाया जाता है. विंटर मतलब मे बी अक्टूबर नवंबर में. तो खारिफ क्रॉप कब लगाया जाता है, ठीक उल्टा हो गया इसका, मई जून में लगाया जाता है, ठीक है. मई जून में हम लगाते हैं. लार्जली बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. जब इंडिया मानसून शुरू होता है मई जून में तब लगाया जाता है. एंड एंड्स 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में खत्म हो जाता है, 4 महीने के लिए. क्रॉप सच है राइस, कॉटन, जूट, जवार, बाजरा, ये सारे ग्रो किए जाते हैं. सो रिमेंबर एटलीस्ट राइस हो गया, कॉटन हो गया, ये सब ग्रो किया जाता है. ट्रॉपिकल क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है. दूसरी बात है कि हम ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब होता है वो, जैसे ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है ना उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं. तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है तो इस समय बारिश ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रो करते हैं. राबी मैंने बताया था, राबी जो सीजन होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है एंड एंड्स इन मार्च एंड अप्रैल, 4 महीने तक रहता है ये. द लो टेम्परेचर कंडीशन ड्यूरिंग दिस सीजन, आप तो आमतौर पे ये सर्दियों का मौसम है. हेल्प इन द कल्टिवेशन ऑफ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल. अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ ऊपर कि आपको बताया था कि जो एरिया में बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे अगर हम चले जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे यहाँ और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये जो होता है टेम्परेट जोन है, यहाँ पे बारिश कम होता है और कंपैरेटिवली इसके मुकाबले यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है. तो ये यहाँ पे जो हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं दैट कैन बी ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग राबी सीजन, ठीक है. क्रॉप सच है वीट, ठीक है, ग्राम, चना हो गया, मस्टर्ड, ये सब ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट है थर्ड है जायद सीजन. इट इज़ एन शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन इन द अप्रैल एंड मई. अप्रैल और मई में, यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून से पहले यहाँ पे ग्रो किया जाता है. इट बिगिन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप. अब बताएं राबी क्रॉप जो है हम हार्वेस्ट कब काटते हैं, मार्च और अप्रैल में, और ठीक उसके बाद जो हम क्या करते हैं जायद क्रॉप लगाना शुरू कर देते हैं. द कल्टीवेशन ऑफ वाटरमेलन, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फोडर वगैरह, ये सारी चीज़ हम इसमें ग्रो करते हैं. नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सेम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्राइस इन ईयर. साउथ इंडिया में अगर हम मैप बनाते हैं इंडिया का, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखते हैं ना कि हम एक ही क्रॉप 3 बार लगा सकते हैं इन ईयर, लेकिन ऐसा नॉर्थ इंडिया में नहीं है. क्यों है? सो इन सदर्न इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर. इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रॉपिकल क्रॉप ड्यूरिंग एनी पीरियड इन द ईयर. Thus in this region same tropical crop can be grown. तो हमें क्वेश्चन क्या था कि why in southern part of India same crop is tropical crop, ठीक है, same tropical crop can be grown thrice in a year, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है थ्रू आउट द ईयर हाई होता है साउथ इंडिया में, और इसकी वजह से हम टेम्परेट क्रॉप जो है ग्रो कर सकते हैं 3 बार, 3 टाइम ही नहीं है, जरूरत नहीं हमें चेंज करने का. दस इन दिस रीजन द सेम ट्रॉपिकल क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्राइस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है. सो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर द क्रॉप. सो क्रॉप के लिए जो मॉइस्चर या नमी होता है उसके बेसिस पे हम कौन से 2 तरह के क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. सो गिव डिफरेंट बिटवीन द 2. सो हम देखते हैं कौन से. इरिगेटेड फार्मिंग, समझ में आया क्वेश्चन?
तो ठीक है। सो हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। इरीगेटेड फार्मिंग एंड सेकंड जो है रेन फेड फार्मिंग। तो एक तो इरीगेटेड फार्मिंग होता है जहाँ पे कि हम पानी पहुँचाते हैं खेतों तक और वहाँ पे फिर कल्टीवेशन करते हैं, और दूसरा जो है आपका रेन फेड है, जब बारिश होता है उस समय खेती बाड़ी होता है, ठीक है। अदर टू ठीक है। सो ऑन द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर द क्रॉप बोथ डिफर इन द टर्म्स ऑफ नेचर एंड इरीगेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इरीगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेन फेड देखते हैं। रेन फेड मतलब वो लैंड जो बारिश से मॉइस्चर मिलता है उसको। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव इरीगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये प्रोटेक्टिव इरीगेशन है जहाँ पे सॉयल में मॉइस्चर की कमी होती है उसको हम रेन के थ्रू मॉइस्चर पहुँचाते हैं, एंड देन वी ग्रो दैट लैंड। इरीगेटेड एक्ट एज ए एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर ओवर एंड अबव द रेनफॉल। तो रेनफॉल के बाद जो अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो हम उसको इरीगेशन के थ्रू पहुँचा सकते हैं। The strategy of this kind of irrigation is to provide soil moisture and to maximize the possible area, ठीक है। सो हम सॉइल को किसी तरह से नमी लाना उसके अंदर, ये पर्पस होता है इसका। दूसरा इरीगेटेड फार्मिंग ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन इरीगेशन, ठीक है। देखते हैं क्या इसके अंदर है। सो इट मेंट टू प्रोवाइड सफिशियंट सॉइल मॉइस्चर टू द इन द क्रॉपिंग सीजन। तो यहाँ पे सिर्फ जो मॉइस्चर की कमी है उसको दूर नहीं करना, बल्कि सफिशिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे क्रॉप जो है वो आई मीन इरिगेशन पहुँचाना है जिससे सॉइल मॉइस्चर बढ़े। इट इज़ डन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। इन सच इरीगेशन the water input per unit area of cultivated land is higher than the protective irrigation। तो प्रोटेक्टिव इरीगेशन में हमें कम पानी चाहिए, बट जो है इरीगेटेड फार्मिंग में ज़्यादा पानी चाहिए पर यूनिट एरिया। What are the two types of rain fed farming? Explain the difference between the two rain fed farming, ठीक है। सो एक तो rain fed farming is classified into dry farming and wetland farming। ड्राई फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग इट इज जनरली कन्फाइंड टू रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस दैन 75 सेंटीमीटर। तो ये वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे कि रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से कम होता है। वेयर एज इन द वेटलैंड फार्मिंग द रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। जितना पानी चाहिए सॉइल को उससे कहीं ज़्यादा पानी की जरूरत जितना चाहिए उससे ज़्यादा सॉइल में मॉइस्चर है। रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। इन ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होता है? region hardly and drought resistance crops such as ragi, बाजरा, मूंग, ग्राम, ठीक है, सो फोडर क्रॉप हो गया, आर ग्रोन। whereas in the wetland farming various वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट वगैरह हम ग्रो करते हैं जहाँ पानी इजीली हम बचा सकते हैं। और थर्ड है इन ड्राईलैंड फार्मिंग फार्मर्स प्रैक्टिस वेरियस मेजर्स टू सॉइल मॉइस्चर conservation and in rain water harvesting, whereas in wetland farming practice aquaculture in fresh water bodies। तो यहाँ पे जो था अलग प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाता है, वेराज इन ड्राईलैंड फार्मिंग में दूसरे तरह के प्रैक्टिस किए जाते हैं। ड्राईलैंड रीजन फेसेस प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर, वेराज वेटलैंड फार्मिंग रीजन में फेस फ्लड एंड सॉइल इरोजन, ये फेस करना पड़ता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में शुरू करेंगे हम। क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे पहले हम राइस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो राइस के बारे में हम देखेंगे पहले। राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया। सो स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी कि ज़्यादातर लोग इंडिया में राइस खाते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट 22% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड एंड रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना। सो इस 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? चाइना है, उसके बाद इंडिया का पोजीशन आता है। और वर्ल्ड का 22% राइस जो है इंडिया में प्रोड्यूस होता है। जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द इट्स ग्रोथ। तो किस तरह का जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए? इट्स मेनली ग्रोन इन द ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया। ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया जो चाहिए इसके लिए। द क्रॉप इज सक्सेसफुल ग्रोन इन ऑल द एरिया फ्रॉम सी लेवल
टू अबाउट 2000 मीटर अल्टीट्यूड। तो 2000 मीटर का ऊंचाई तक हम इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड फ्रॉम ह्यूमिड एरिया टू ड्राई बट इरीगेटेड एरिया, अगर ड्राई एरिया तो वहाँ पे इरीगेशन की जरूरत पड़ेगी, otherwise it can be grown if there is plenty of rainfall. So in southern states and West Bengal, the climatic condition allow the cultivation of 2 or 3 crops of rice in an agriculture year. So हम वेस्ट बंगाल में या सदर्न स्टेट में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है राइस के लिए, और हम 2 से 3 क्रॉप इन ईयर ग्रो कर सकते हैं। बट हिमालय नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग खारिफ सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो यानी कि हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखते हैं, हिमालयन एरिया में, कि ये मानसून जब आता है इंडिया में तभी ग्रो किया जाता है, और खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है जब बारिश होता है तो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर राइस कल्टिवेशन। 1/4 यानी कि 25% एरिया जो है वो इंडिया में राइस कल्टिवेशन के अंडर में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल सबसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर द 5 लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल, ठीक है, हम अगर मैप में देखते हैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और तमिलनाडु। ये सारे एरिया जो है हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है इंडिया में। द यील्ड इज हाई इन पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। इन सारे स्टेटों में जो यील्ड है, यील्ड मतलब उपज जो है ज़्यादा होता है। द फर्स्ट 4 ऑफ दीज स्टेट्स ऑलमोस्ट द एंटायर लैंड अंडर राइस कल्टिवेशन इज इरीगेटेड। यानी कि पंजाब में, तमिलनाडु में, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में करीब करीब सारा लैंड जो है, जो लैंड राइस कल्टिवेशन के लिए डिवोट किया गया है, वो इरीगेटेड लैंड पे है। ठीक है, सो द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप इज वेरी लो इन रेन फेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बारिश होता है, वहाँ पे ये क्रॉप लगाया जाता है, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में, तो वहाँ पे ये कम इसका यील्ड है, उपज कम होता है। ठीक है, सो ये पहला क्रॉप था। दूसरा क्रॉप हम आते हैं वीट के बारे में। वीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। राइस के बाद इंडिया प्रोड्यूसेस 12% ऑफ द वीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, जिसे वो 22% है राइस, तो वीट है 12%। जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? वीट इज प्राइमरली ए क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब ट्रॉपिकल जोन नहीं, टेम्परेट जोन यानी कि एरिया दैट इज लिटिल बिट अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये पार्ट। ठीक है, ये इक्वेटर है, सो इस पार्ट को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, यहाँ पे ग्रो होता है। इट इज कल्टिवेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर, दैट इज राबी सीजन में, विंटर सीजन में। इट इज ग्रोन अप टू 2700 मीटर अल्टीट्यूड इन हिमालय, जैसे वो 2000 था, ये 2700 अल्टीट्यूड ऊंचाई पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। इट इज मेनली ग्रोन अंडर इरीगेटेड कंडीशन, जहाँ पे इरीगेशन होता है वहाँ पे ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। बट इट इज़ रेन फेड क्रॉप इन हिमालयन हाईलैंड एंड पार्ट ऑफ मालवा प्लेटू इन मध्य प्रदेश। तो कहीं कहीं पे बारिश के से भी हम इसे लगाया जाता है, बारिश होने के समय भी, और लेकिन ज़्यादातर ये इरीगेटेड एरिया में लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यील्ड, सो अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री अंडर वीट। ठीक है, सो वहाँ पे वो जो था 25% था, ये 14% है। वीट कल्टिवेशन, इट इज मेनली ग्रोन इन नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द कंट्री। सो नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है। यूपी हो गया, पंजाब हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे एरिया में ज़्यादा वीट ग्रो किया जाता है। द यील्ड लेवल ऑफ वीट इज़ वेरी हाई इन द पंजाब। पंजाब में इसका उपज बहुत ज़्यादा होता है। यील्ड मतलब हाँ, उपज ज़्यादा होता है। यूपी, राजस्थान एंड बिहार हैव मॉडरेट, ठीक ठीक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूपी और हरियाणा में होता है। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर द यील्ड ऑफ इज लो बिकॉज इट्स ग्रोन इन अंडर रेन फेड। यहाँ पे बारिश जब होता है उस समय ग्रो किया जाता है, और इसकी वजह से इसका यील्ड जो होता है कम होता है। नेक्स्ट है जवार। इट इज़ मेनली फूड क्रॉप्स इन सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, ये खारीफ क्रॉप है, बहुत राबी और खारीफ सीजन में ग्रो किया जाता है। ये जो है ज्वार जो है आपका, इट इज़ ग्रोन इन सेमी एरिड एरिया, जहाँ पे बारिश कम होता है। इट इज मोस्टली रेन फेड क्रॉप वेयर मोस्टली ग्रोन इन द फोडर। फोडर मतलब चारा के लिए, के जगह पे चारा के लिए यूज़ किया जाता है।
गाय बकरी को खिलाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र लोन प्रोड्यूसर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल जवार, ठीक है। सो महाराष्ट्र सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है जवार का इंडिया में। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट जवार कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट में ग्रो होता है। बिकॉज ऑफ इट्स रेन फेड क्रॉप यील्ड लेवल इज वेरी हाई, लो सॉरी। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा का जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? बाजरा इज ए सोन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, आमतौर पर सूखा जगहों पे और गर्म जगहों पे किया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राजस्थान वगैरह का पार्ट जो वहाँ पे। इट इज ए हार्डी क्रॉप विच रेसिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल। अगर सूखा पड़ भी जाता है फिर भी इसमें खराबी नहीं होता है। ड्रॉट इन दिस रीजन, सो यहाँ पे अगर मान लो बारिश बहुत समय तक नहीं होता है फिर भी ये सूखते नहीं है। इट इज़ ऑल्सो रेन फेड क्रॉप, जहाँ बारिश में भी हम लगा सकते हैं, बारिश जहाँ होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड एलोन और पार्ट ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग, तो किसी भी क्रॉप के साथ इसको मिक्स करके उगाया जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यील्ड क्या है? इट ऑक्यूपाइज अबाउट 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। 5 बहुत कम, मतलब कंपेयर टू राइस और वीट कम है ये। लीडिंग प्रोड्यूसर जो बाजरा स्टेट जो है इंडिया में महाराष्ट्र, जो कि हाफ ऑफ द बाजरा प्रोड्यूस होता है, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बीइंग द रेन फेड क्रॉप द यील्ड लेवल ऑफ दिस क्रॉप इज लो इन राजस्थान एंड फ्लक्चुएट लॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। यील्ड इन दिस क्रॉप इज इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर इन हरियाणा, गुजरात ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंस वेराइटी एंड एक्सपांसन ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन पहुंचाने की वजह से थोड़ा इसका यील्ड बढ़ गया है, स्पेशली गुजरात और हरियाणा, गुजरात में। और दूसरी बात है कि हमने ऐसे वेराइटी यूज करने लगे जो कि सूखा में भी सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है मेज, कॉर्न जिसको बोलते हैं। जोग्राफिकल मेज इज फूड एज वेल एज फोडर क्रॉप फॉर ग्रोथ, तो ये खाने के लिए भी उगाया जाता है एज वेल एज फोडर के लिए भी उगाया जाता है। ये ग्रोन अंडर इन्फीरियर सॉइल, जो जहाँ पे सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता वहाँ पे भी उग सकता है ये। दिस क्रॉप ऑक्युपाइज ओनली अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है। ये इतना में क्रॉप्ड एरिया के अंदर आता है। इट इज़ सोड ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो आसाम वगैरह में या मणिपुर वहाँ पे नहीं लगाया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका और राजस्थान वगैरह में। यील्ड लेवल ऑफ मेज इज हाइयर देन अदर कोर्स सीरियल। इट इज़ हाई इन सदर्न स्टेट, ठीक है। सो ज़्यादा होता है सदर्न स्टेट में। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम मतलब चना होता है। इसका जोग्राफिकल कंडीशन क्या है कि ग्राम इज कल्टिवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटर से थोड़ा दूर जाके नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। इट इज़ मोस्टली रेन फेड क्रॉप। रेन फेड मतलब बारिश के समय होता है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द राबी सीजन, ठीक है। रेन फेड होता है, राबी सीजन में बारिश होता है उसमें। जस्ट 1 or 2 लाइट शावर और इरीगेशन आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप। सो कम हल्का फुल्का पानी जो होता है उस समय लगा सकते हैं हम, बारिश होता है तो। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यील्ड, इट्स कल्टिवेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वीट एंड इन हरियाणा, पंजाब, नॉर्थर्न राजस्थान फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन पहले इन सारे स्टेट में उगाया जाता था ये, लेकिन अब जो है इसके जगह पे हम देखते हैं कि वीट उगाया शुरू होने लगा है राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा वगैरह में। एट प्रेजेंट ग्राम कवर्स अबाउट 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, बहुत कम है 2.8%। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में ये उगाया जाता है। यील्ड जो है ऑफ दिस क्रॉप कंटिन्यू टू बी लो, बहुत कम होता है यील्ड और धीरे धीरे साल कभी ज़्यादा कभी कम फ्लक्चुएट होते रहता है। तोर मतलब अरहर होता है, दाल है ये एक। तोर इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पल्सेस क्रॉप इन द कंट्री। इट इज़ नोन एज रेड ग्राम, हाँ, पिजन पी बोलते हैं इसको। इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड एंड अंडर रेन फेड कंडीशन इन ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो साउथ में और या सेंट्रल पार्ट में ग्रो किया जाता है जहाँ बारिश होता है वहाँ पे। दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली 2%, बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करता है ये, 2%। महाराष्ट्र जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये भी लर्न करना है आपको। अदर स्टेट जो है यूपी, कर्नाटका, गुजरात वगैरह, पर हेक्टर आउटपुट ऑफ दिस क्रॉप इज वेरी लो एंड इट्स परफॉर्मेंस इज इनकन्सिस्टेंट, वो भी बहुत कम हो जाता है कभी। नेक्स्ट है ग्राउंड नट। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 17% ऑफ द टोटल ग्राउंड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। देखो ये मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया, 17% वर्ल्ड का ग्राउंड नट प्रोड्यूसर। इट इज़ लार्जली रेन फेड खारिफ ऑफ ड्राई लैंड। तो ये खारिफ सीजन मतलब होता है कि मई जून में लगाया जाता है। बट इन द सदर्न स्टेट इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन एज वेल। तो राबी सीजन मतलब विंटर में भी इसको उगाया जाता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इट कवर्स अबाउट 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। और गुजरात, तमिलनाडु वगैरह कुछ मेन स्टेट्स हैं। यील्ड ऑफ ग्राउंडनट इज कंपेरेटिवली हाई इन तमिलनाडु,
ज़्यादा होता है तमिलनाडु में, वेयर इट इज़ पार्टली इरीगेटेड, कहीं इरीगेशन के थ्रू भी उगाया जाता है, बट ईल्ड इज़ लो इन आंध्र प्रदेश कर्नाटका। ठीक है, तो समझ में आया हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं रैपसीड एंड मस्टर्ड के बारे में। सो रैपसीड एंड मस्टर्ड जो होते हैं वो बहुत सारे ऑयल सीड है, जैसे राई हो गया, सरसों हो गया, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, तोरिया हो गया, तारामीरा हो गया, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। दीज आर ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, कल्टिवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन में। राबी मतलब नवंबर दिसंबर में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। दीज आर फर्स्ट फ्रोस्ट सेंसिटिव क्रॉप एंड देयर यील्ड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो फ्रोस्ट सेंसिटिव होते हैं ये लोग, फ्रोस्ट मतलब धुंध से ख़राब हो सकते हैं ये। बट विद द एक्सपांसन ऑफ इरीगेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सीड्स टेक्नोलॉजी देयर यील्ड हैव इम्प्रूव्ड एंड स्टेबलाइज्ड इन सम एक्सटेंट। तो हम जो इरिगेशन की इम्प्रूवमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से अब थोड़ा सा उनका जो प्रोडक्शन है स्टेबल हो गया। अबाउट 1/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया अंडर दी क्रॉप्स इरीगेटेड। तो 1/3 मतलब 66% एरिया जो है वो इरिगेशन के अंडर है, जो कि ऑयल सीड होता है। दीज ऑयल सीड्स टुगेदर ऑक्यूपाई 2.5% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, और राजस्थान सबसे ज़्यादा 1/3 प्रोडक्शन है इसका। ईल्ड ऑफ दीज क्रॉप इज कंपेरेटिवली हाई इन हरियाणा एंड राजस्थान। चलो ठीक है। अदर ऑयल सीड में सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, इंडिया में ग्रो करता है। सोयाबीन इज मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, लर्न इट। दीज टू स्टेट्स टुगेदर प्रोड्यूसेस 50% ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ सोयाबीन। सो यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 50% से 90% से ज़्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस करते हैं। सो सनफ्लावर कल्टिवेशन इज concentrated in the Karnataka, Andhra Pradesh, adjoining area of Maharashtra. It is minor crop in northern part of the country, whereas its yield is high due to irrigation. तो नॉर्थ इंडिया में बहुत माइनर क्रॉप है, लेकिन इसका yield ज़्यादा होता है क्योंकि इरीगेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है कॉटन, जो कि इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? कॉटन इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब होता है कि जहाँ गर्म एरिया में ये कॉटन ग्रो किया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, नियर बाई ट्रॉपिक। इट इज ग्रोन इन खारीफ सीजन। ठीक है, खारीफ सीजन मतलब होता है कि मई जून में, इन सेमी एरिड एरिया ऑफ द कंट्री, जहाँ पे बारिश थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे कॉटन रिक्वायर क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। तो जब वो उसका फ्लावर होता है उस समय वो स्काई क्लियर चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो सकता है। इट यील्ड्स इंक्रीज इफ इट अंडर इरीगेटेड, अगर मान लो इरीगेशन है तो यील्ड इसका बढ़ भी जाता है, उपज ज़्यादा हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट रैंक 4th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भी ग्रो करता है बहुत ज़्यादा, और इंडिया का पोजीशन 4th है, पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रो करता है। और 8.3% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कॉटन ऑक्यूपाइज अबाउट 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। सो बहुत सब्सटेंशियल एरिया जो है इंडिया का कॉटन के लिए डिवोट किया गया। देयर आर 3 कॉटन ग्रोइंग एरिया, पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, उसको गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, एंड देन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन साउथ। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इज महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, गुजरात, आंध्र प्रदेश वगैरह में, पंजाब, हरियाणा में होता है। इट्स यील्ड इज वेरी लो इन महाराष्ट्र वेयर इट इज़ ग्रोन अंडर रेन फेड कंडीशन। तो बारिश होता है उसके उस समय महाराष्ट्र में लगाया जाता है, इसलिए इसका उपज कम होता है। बाकी सारी जगहों पे जहाँ पे कि इरीगेशन है वहाँ पे इसका जो यील्ड होता है या उपज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जूट। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोर्स क्लोथ, जैसे बैग हो गया, पर्दे हो गए, ये सब चीज़ बोरिया बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ ए कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल। कैश क्रॉप मतलब होता है कमर्शियल क्रॉप है, मार्केट में बेचने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, एंड एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/4 ऑफ जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 3/4 मतलब बहुत ज़्यादा, 75%। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग, इंपॉर्टेंट है। बिहार, असम और कुछ और स्टेट है जहाँ पे ग्रो होता है। बीइंग कंसंट्रेटेड ओनली इन द फ्यू स्टेट्स, दिस क्रॉप अकाउंट फॉर अबाउट 0.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। बहुत कम एरिया जो है वो जूट प्रोडक्शन में इंडिया में। नेक्स्ट है शुगर केन। शुगर केन जो है इसका जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे जूट है ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल है। अंडर इरीगेटेड कंडीशन इट इज़ कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, अगर इरीगेशन फैसिलिटी है तो हम ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, बट ये लार्जली एंड इरीगेटेड क्रॉप है। लेकिन इंडिया में अगर जहाँ भी शुगर केन ग्रो होता है वो इरीगेटेड एरिया होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यील्ड क्या है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट है, सो इसको लर्न करना है कि आफ्टर ब्राज़ील इंडिया जो है इंडिया सेकंड पोजीशन पे है।
ब्राज़ील फर्स्ट है। इट अकाउंट फॉर अबाउट 23% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ठीक है, 23%, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, बट इट ऑक्यूपाई ओनली 2.4% टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री, बट सिर्फ हम कुछ थोड़ा एरिया हम इसके लिए डाइवर्ट किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसका स्टेट बाई यील्डिंग यील्ड इज लो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो है आर अदर लीडिंग प्रोड्यूसर इन दिस क्रॉप वेयर द यील्ड जो है ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है टी है, उसके बाद कॉफ़ी है। हम देखते हैं टी के बारे में पहले। जोग्राफिकल कंडीशन, टी इज प्लांटेशन क्रॉप यूज इन बेवरेज, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ है, ये पीने के काम में आता है। इट इज़ अ इंडिजिनस क्रॉप ऑफ हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, ये चाइना का है, लेकिन इसे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ ग्रोन ओवर अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरिया, आमतौर पर हिली एरिया में ग्रो किया जाता है। जैसे मान लो ये है, ये हिली एरिया है, तो हिली एरिया पे ग्रो किया जाता है, क्योंकि बारिश भी चाहिए और बारिश जड़ों में जमना भी नहीं चाहिए, बह के निकल जाना चाहिए, इसीलिए इसको हिली एरिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है। इट रिक्वायर वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। जहाँ बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में, लेकिन बारिश भी चाहिए, एट द सेम टाइम इसे लॉगिंग भी नहीं होना चाहिए जड़ों में, अदरवाइज ये प्लांट खराब हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यील्ड, इन इंडिया टी प्रोडक्शन स्टार्ट इन 1814, कब हुआ था? 1840 में। इन द ब्रह्मपुत्रा वैली ऑफ असम विच इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, 53% इंडिया का टी जो है यहीं से प्रोड्यूस होता है। वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु आर अदर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। इन वेस्ट बंगाल इट वाज ग्रोन इन दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में। टी इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु, इन साउथ ऑन द लोअर स्लोप ऑफ नीलगिरी, कार्डमम हिल इन वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पे साउथ इंडिया में ग्रो होता है, स्पेशली नीलगिरी हिल के स्लोपों पे। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड अकाउंट फॉर 28% ऑफ टी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। सो ये एक अच्छी बात है कि इंडिया वर्ल्ड का 28% टी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। जोग्राफिकल कंडीशन, कॉफ़ी इज ट्रॉपिकल, मतलब जो इक्वेटर के पास एरिया वहाँ पे ग्रो किया जाता है। इट्स सीड्स आर रोस्टेड, ग्राउंड एंड आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग बेवरेज, और इसको हम कॉफ़ी बनाने काम में आता है, इसके पाउडर को। दी ग्रोन ऑन द वेल ड्रेन्ड हाईलैंड, ऐसे पहाड़ों पे ग्रो किया जाता है, हिल पे ग्रो किया जाता है जहाँ पे बारिश तो हो लेकिन बह के निकल जाए। इंडिया इज मोस्टली ग्रो सुपीरियर क्वालिटी कॉफ़ी दैट इज अराबिका विच इज़ ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो याद रखना, अराबिका क्वालिटी हम यूज करते हैं, इंडिया में बनाते हैं ज़्यादातर, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली 4.3% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी, और 6 है वर्ल्ड में, ठीक है। कॉफ़ी इज कल्टिवेटेड इन द हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, केरला, और कर्नाटका सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया में स्टेटस, इंडियन एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस था, या मेजर प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या फेस करना पड़ा था इंडिपेंडेंस से पहले। सो बिफोर एंड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर फेस मेनी प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम था? इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज लार्जली सब्सिस्टेंस, मतलब जीने खाने के लिए खेती बाड़ी किया जाता था इंडिया में, सब्सिस्टेंस को बोलते हैं, इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज लो, तो प्रोडक्शन बहुत कम था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। दिस पीरियड विटनेस सीवियर ड्रॉट, यहाँ पे सूखा भी बहुत बार पड़ा है यहाँ पे, और फेमाइन भी हमें भूखमरी भी देखने को मिला। ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरीगेटेड लैंड इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था, जब इंडिया डिवाइड हुआ तो हमारा बहुत सारे जो 1/3 इरीगेटेड एरिया जो था ना वो पाकिस्तान को चला गया। दिस रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया, इसलिए इंडिया में इरीगेटेड एरिया कम रह गया। हाँ, सो क्या स्टेप हमने उठाया था गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत लो है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट टुक फॉलोइंग स्टेप्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज इंक्रीज बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप। सो हमने क्या किया, कैश क्रॉप के जगह पे हमने फूड क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। क्रॉप इंटेंसिटी वाज इंक्रीज, मतलब हम वी स्टार्टेड ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप इन ए ईयर, एक ही ज़मीन पे। फैलो लैंड वर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, हमने जो खाली ज़मीन था या बेकार ज़मीन था जो ऐसे छोड़ा हुआ था उसको कल्टिवेशन में लेके आए फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1950s में। अलग अलग एरिया को हमने डिमार्केट किया जहाँ पे कि पोटेंशियलिटी है क्रॉप ग्रो करने के लिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऐसे एरिया को डेवलप करने के लिए हमने इस तरह का इंस्टीट्यूशन सेटअप किया। इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी इन 1960, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को बोलते हैं, वो शुरू किया गया।
और किसानों को हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह अवेलेबल किया गया, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन रेन फेड एरिया एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पे हमने एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग सिस्टम शुरू किया 80s में, याद रखना, ठीक है। इन 1990 द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो फ्री ट्रेड मार्केट होता है वो इंडिया ने अडोप्ट कर लिया, और इसका भी इम्पैक्ट हमें इंडिया एग्रीकल्चर पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इंट्रोड्यूस बाय प्लानिंग कमीशन इन 1988। तो ये कब हुआ था, ये तो एक ये आपको लर्न करना पड़ेगा 1988 में। और दूसरी पता है एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग क्या है या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव रीजनली बैलेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, और इतना बड़ा कंट्री में बहुत सारे एरिया जो है एग्रीकल्चर डेवलप है, कुछ एरिया एग्रीकल्चरली लेस डेवलप है, तो उन दोनों में बैलेंस लेके आना ये एक एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था। टू डाइवर्सिफाई इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि हम ये नहीं कि सिर्फ 1-2 ही क्रॉप उगाए, बल्कि जितने भी सारे क्रॉप है वो सारे उगाए। तो इसके लिए भी इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था, जिससे कि वो स्टडी करके बताया कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे अच्छी तरह से उग सकता है। टू हार्नेस द लोकल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग, तो जो लोकली हम डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था। पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, ये सारी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट सेटअप किया था। स्टेट मेन फीचर ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या फीचर था, हमें पता है इसके बारे में क्या फीचर था ग्रीन रेवोल्यूशन का। द पैकेज टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 1969 60s में, ठीक है। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 1960s। The technology was introduced in irrigated areas of पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। सो इन स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था इसे। और उसमें क्या हुआ था कि न्यू हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको एंड राइस फ्रॉम फिलीपीन वर इंट्रोड्यूस। तो हमने पहले हम इंडिया में ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, यानी कि जो हमने उगाया उसी में से बचा कर रख लेते थे और उसी को अगले सीजन में यूज करते थे। लेकिन अब हमने क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी कि अच्छे सीड्स जो थे जिसका उपज यील्ड बहुत ज़्यादा होता था, उसको हमने मंगाया मैक्सिको से और फिलीपीन से राइस का सीड्स। अलॉन्ग विथ इट केमिकल फर्टिलाइजर वर इंट्रोड्यूस, तो इसके साथ हम देखते हैं फर्टिलाइजर भी हमने यूज किया। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन वर इंट्रोड्यूस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए इरीगेशन फैसिलिटी दिया गया। दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एट ए वेरी फास्ट, और इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज बढ़ गया था। उसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन मतलब चेंज, और ग्रीन मतलब इन द फील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस, जो प्रोडक्शन बढ़ा था उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। स्टेट एनी 3 बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड आवर कंट्री बाई, तो दिस स्ट्रैटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया था एट ए वेरी फास्ट स्पीड। द स्ट्रैटेजी वाज बूस्टेड ऑल्सो बूस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जितने भी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े उसकी वजह से सरप्लस फूड होना शुरू हो गया, तो एग्रो इनपुट्स बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किए गए जो कि एग्रीकल्चर को प्रोसेस करके फर्दर बेचा करता था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सेटअप हो गए जब इनकम बढ़ा किसानों का। तो नेक्स्ट है इट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। पहले हमें फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हमारे पास सफिशिएंट फूड अवेलेबल था इंडिया में। बट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्फाइंड टू सिलेक्टेड एरिया, ये डीमेरिट्स है, इसका लिमिटेशन है। दस इट लेड टू रीजनल डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री, और इसलिए जो एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो एरिया तो डेवलप हो गया, और जो एरिया में नहीं हुआ वो एरिया जो था बैकवर्ड हो गया, और इस तरह से डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी शुरू हो गया इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर। तो हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाया, किस किस तरह का टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड इन आवर कंट्री। क्या क्या था देखो, सबसे पहला तो है प्रोडक्शन एंड यील्ड इन मेनी क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट इंक्रीज एट फास्टर रेट। जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करना शुरू कर दिया, तो एमंग द अदर क्रॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन हैज ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो ये सब फील्ड में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने की वजह से या मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करने से। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, टी, जूट, कैटल एंड मिल्क, इन सब में इंडिया टॉप पे है, फर्स्ट है एज फार एज द प्रोडक्शन इज कंसर्न। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं। सो ये सब लर्न करना है। इरीगेशन में नेट एरिया अंडर इरीगेशन वाज इंक्रीज्ड बाई 1.5 टाइम्स, बढ़ गया पहले के मुकाबले। विथ इरीगेशन यूज ऑफ HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर है ऑल्सो, तो हम अच्छे वेराइटी ऑफ सीड्स
ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करने लगे, ऐसे सीड्स जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना शुरू करते हैं, तो ये भी हमारा नया टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ फार्म मशीनरी ऑल्सो इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज। तो हम फार्म मशीनरी मतलब थ्रेशर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज बाय 15 टाइम, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन 60। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज इंक्रीज सिंस 1960 बिकॉज ऑफ HIV सीड्स आर हाईली वल्नरेबल टू पेस्ट एंड डिजीज। तो हमें पेस्टिसाइड यूज करना पड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है ना, उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं, बीमारियाँ जल्दी फैल जाती है उसके अंदर। तो इसको रोकने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था? सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर रीजन स्पेसिफिक, दे आर डिपेंडेंस ऑन एरेटिक मानसून। आपको पता है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी जो है मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश अच्छा होगा तो अच्छा खेती बाड़ी होता है, कम होता है तो फिर हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्ट करता है। 63% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मानसून। देखो 63% कल्टिवेटेड एरिया मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। देयर आर ग्रेट फ्लक्चुएशन इन द मानसून रेनफॉल, देयरफॉर कैन नॉट बी डिपेंडेंट। तो कभी कभी मानसून मतलब बारिश कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आता है। सो ये फ्लक्चुएशन की वजह से हम मानसून के ऊपर पूरा डिपेंड करेंगे तो ये रिस्की है हमारे लिए। डिले एंड नॉन अराइवल ऑफ मानसून एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन। अगर मान लो मानसून डिले हो गया या आया ही नहीं तो उसमें हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उपज जो है। ड्रॉट एंड फ्लड्स आर 2 मेजर क्लाइमेटिक थ्रेट्स ऑफ आवर कंट्री। कहीं कहीं हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं पे बाढ़ आ जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के लिए। इन सम एरिया सच एज राजस्थान द रेनफॉल इज वेरी लेस विच कॉजेज ड्रॉट, वेयर इन अदर एरियाज फ्लड आर वेरी फ्रीक्वेंट। तो राजस्थान में सूखा पड़ जाता है, बाकी एरिया में फ्लड आ जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, डिपेंडेंस ऑन मानसून, एरेटिक मानसून के ऊपर। सो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप एंड लेबर। सो द यील्ड ऑफ द क्रॉप इन द कंट्री इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू द इंटरनेशनल लेवल। तो बहुत सारे दूसरे कंट्री में देखते हैं, जापान वगैरह, ब्रिटेन वगैरह में, कि यील्ड बहुत ज़्यादा है, उपज बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे हम 1 एकड़ में खेतीबाड़ी करते हैं तो 1000 kg होता है, यही अगर जापान में इट में भी 5000 kg। सो दिस इज कॉल्ड, सो एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमारा जो यील्ड है बहुत कम है। बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर ऑन द लैंड रिसोर्सेज, द लेबर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरी लो। ज़्यादातर लोग इंडिया में खेतीबाड़ी पर निर्भर है, खेतीबाड़ी करते हैं, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी है ना वो भी बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लो एक प्लॉट ऑफ लैंड है, हाँ, जापान में इसमें 1 लोग काम कर रहे हैं तो 500 kg हो रहा है, और इंडिया में एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इस पर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि 500 kg उगा रहा है तो ये 10 kg पर लेबर होगा, यहाँ पे 500 kg पर लेबर होगा। इस तरह से हमारा लेबर का प्रोडक्टिविटी इंडिया बहुत कम है। सीरियल पल्सेस एंड ऑयल्स हैव वेरी लो यील्ड। तो ये सब हम का यील्ड जो है इंडिया में, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड का भी बहुत कम है। नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस। सो हमारे यहाँ किसानों के पास पैसे की कमी होती है और इसलिए वो कर्जा लेते हैं जो चुका नहीं पाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स है वेरी कॉस्टली। आज जो HIV सीड्स है, फर्टाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह बहुत कॉस्टली होता है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैन नॉट, छोटे फार्मर तो इसे खरीद ही नहीं पाते, उनका पैसा नहीं होता है। ड्यू टू इट द प्रॉब्लम ऑफ इनडेप्टनेस अराइजेस। तो इन लोग क्या करते हैं, जाके कर्जा लेते हैं मनी लेंडर से, और वो फिर कर्ज में के जाल में फंस जाते हैं। क्रॉप फेलियर, अगर मान लो कि कर्जा लिया, क्रॉप फेल हो गया, लो रिटर्न कॉज फार्मर टू टेक क्रेडिट फ्रॉम द वेरियस मनी लेंडर्स एंड दे फेल इन ट्रैप ऑफ इनडेप्टनेस, और कर्ज में डूब जाते हैं इस तरह से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसानों को एग्रीकल्चर में। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। सो आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इंडिया में क्या है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, और बहुत सारे लोगों के पास लैंड की कमी है, बहुत कम लैंड है। सो और लैंड रिफॉर्म हमने लाया लेकिन ये प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और इसकी वजह से जो इनइक्वालिटी था इन होल्डिंग लैंड वो ख़त्म नहीं हो पाया। अभी भी ज़मींदार के पास बहुत ज़मीन होते हैं और बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन की कमी है। ठीक है, वे स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है वो छोटे छोटे लैंड है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है कि आफ्टर द डेथ ऑफ फादर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5-6 सन्स। तो छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड हो जाते हैं। अब ये फिर 5-6 में बढ़ जाएगा तो और छोटे छोटे लैंड हो जाएंगे। इस तरह से फ्रैगमेंटेड टुकड़े टुकड़ों में लैंड होल्डिंग है, और जब छोटे ज़मीन होते हैं तो उसमें हम मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह से हमारा यील्ड जो है वो कम होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर इन द कंट्री। बहुत सारे ऐसे फार्मर जिन पर थोड़ा या थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन है। The farm size is small. 60% of farmers have a less than 1 acre of land. मतलब
60% ज़्यादा फार्मर के पास 1% या 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग अंडर पॉपुलेशन प्रेशर, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से लैंड और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। द लैंड आर फ्रैगमेंटेड बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड अमंग द फैमिलीज मेंबर्स, तो मैंने बताया ना ऊपर किस तरह से फैमिली में बढ़ते जाता है और छोटे छोटे लैंड हो जाते हैं। द स्मॉल साइज ऑफ लैंड हैज़ बिकम अनइकोनॉमिकल, और इतने छोटे लैंड पर मॉडर्न फार्मिंग करना फ़ायदेमंद नहीं होता है। सो लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन मतलब होता है कि हम मार्केट में कोई चीज़ उगाने के लिए जब ग्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में किसान जो है अपने कंजम्पशन के लिए करते हैं। दीज फार्मर डोंट हैव एनफ लैंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर देन देयर रिक्वायरमेंट, तो इनको इतना ज़मीन ही नहीं होता है कि वो ज़्यादा उगा पाएँ और मार्केट में बेच पाएँ। मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव टेकन प्लेस मेनी ओनली ए फ्यू इरीगेटेड एरिया, अगर मान लो कहीं कहीं एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज हुआ तो कुछ एरिया में हुआ जहाँ पे कि इरीगेशन के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है और वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप ग्रो किया जाता है जो कि मार्केट में बेचने के लिए। सो ये भी अगर तो कमर्शलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ टू टेक प्लेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, देन दैट विल सर्टेनली ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ फार्मर। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, सो लैंड जो है ख़राब हो गया है, ये भी एक प्रॉब्लम है। लार्ज रीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू एल्कलाइजेशन एंड सैलिनाइजेशन ऑफ सॉयल एंड वाटर लॉगिंग, सो बहुत सारे ऐसे इरीगेशन होने की वजह से सॉयल में जो है सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ गया है और पानी जम गया बहुत सारी जगह, वाटर लॉगिंग हो गया, इससे ज़मीन जो है वो अब कल्टिवेशन के लायक नहीं रह गया। रॉन्ग स्ट्रैटेजी ऑफ इरीगेशन एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हैज़ डिग्रेडेड लैंड, और हम जो गलत तरीका है हमारा इरीगेशन का, साइंटिफिक वे में हम इरीगेशन नहीं करते हैं और इसकी वजह से भी हमारा लैंड जो है ख़राब होते गया है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि सॉयल में टॉक्सिक मटेरियल या जहर ज़्यादा जमा हो गया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग लेगुमिनस क्रॉप आर नो लॉन्गर कल्टिवेटेड इन इरीगेटेड एरिया, सो बहुत सारे पल्सेस होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में, और ऐसे पल्सेस वगैरह बहुत कम ग्रो होते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। लैंड इज़ नॉट पुट टू रेस्ट, हम कंटिन्यूस लैंड पे खेती बाड़ी करते रहते हैं, उसको एटलीस्ट वी नीड टू गिव रेस्ट टू लैंड फॉर 1 और 2 ईयर इन बिटवीन, जिससे कि नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो रीगेन हो जाए, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से भी लैंड खराब हो रहा है। Soil erosion is common in humid and semi-arid tropics, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे सोइल इरोजन होने की वजह से लैंड का जो फर्टिलिटी है वो कम हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैरन एंड वेस्ट लैंड, वेस्ट एंड कल्चरेबल लैंड, इन तीनों का क्या डिफरेंसेस होता है? सो बैरन एंड वेस्ट लैंड क्या होता है? द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज वेस्ट लैंड सच एज बैरन, हिली terrain, desert land, ravines etc. normally cannot be brought under cultivation with the available technology। तो जो ऐसा ज़मीन जो ख़राब हो गया है और उसको हम दोबारा से खेतीबाड़ी के लिए योग्य नहीं बना सकते हैं जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, तो ऐसे लैंड को हम बैरन या वेस्ट लैंड बोलते हैं। ठीक है, कल्चरेबल लैंड क्या होता है? वो लैंड सो द लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर इज़ इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो अगर मान लो कोई ज़मीन को ज़मीन खराब हो गया तो हमने 5 साल तक उसको बिना कल्टिवेशन के छोड़ दिया, तो दोबारा से इसमें नेचुरल फर्टिलिटी गेन होता है। इट कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस। तो ऐसे लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, जो 5 साल ज़्यादा हम सालों तक उसको बिना यूज़ किए छोड़ देते हैं, सो दैट इस फर्टिलिटी कैन बी रीगेन ऑटोमेटिकली नेचुरली। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया? नेट सोन एरिया क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो जैसे मान लो एक लैंड हमारे पास और इसमें हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं और वो क्रॉप जितना भी इस पर ग्रो कर पाते हैं उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। ठीक है, लेकिन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? द एरिया विच इंक्लूड्स नेट सोन एरिया, एक तो ये एरिया है एक बार जो हमने इस लैंड पे क्रॉप ग्रो किया, प्लस द एरिया सोन एंड हार्वेस्टेड ट्वाइस और थ्राइस इन द ईयर। मान लो कि इस एरिया में एक बार हमने किया तो 500 kg हुआ, उसके बाद हमने इसको काटने के बाद फिर से लगा दिया तो मान लो 400 kg हुआ, फिर से हमने कुछ और ग्रो करिए 300 kg हुआ। अब इन सबको ऐड करते हैं 5, 9 और 12, तो 1200 kg जो हो गया ये आपका जो इसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं, जिसमें कि हाँ, सो नेट सोन एरिया मतलब होता है कि एक लैंड पे जब एक क्रॉप ग्रो करते हैं उस एरिया को हम
नेट सोन एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो उसी एरिया में हम एक फसल के हार्वेस्ट करने के बाद दूसरा फसल तीसरा फसल लगाते हैं, सो टोटल एरिया में जितना एरिया में 3 फसल ग्रो हो रहा है उसको हम नेट सोन ग्रॉस सोन एरिया बोलते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।